Today what am I going to do with you in this chapter? Obviously, because it is the beginning of the chapter, some basic introduction. This chapter has about 3-4 sections which are a little bit on the difficult side. अगर, and I will take a call during the lecture, अगर मुझे लगा कि वो 3-4 में से एक सेक्शन जो डिफिकल्ट है वो तुम ऑब्जॉर्व करने की कैपेसिटी रखते हो, तो आई विल डू दैट वन डिफिकल्ट सेक्शन टुडे, ताकि कल एक साथ सब कुछ डिफिकल्ट ना आ जाए. Only 3 to 4 sections are difficult. Majority part of the chapter is simple. So in this balance part of the lecture, I will be dealing with many simple things with you. बहुत सारी simple चीजें मैं करूंगा. एक आध difficult section जो, to be very frank, I want to do it, but then it depends on whether you can absorb it or not. If you are not able to absorb a difficult part, मुझे वो risk नहीं लेना कि difficult चीज करवा दूं for the sake of it and you are not clear. This chapter talks about the word deductions. First question, deduction और exemption में फर्क क्या है? That is one aspect. Okay. अच्छा, exemption कौन से सेक्शन में आता है? Exemption. So exemption section 10 is a list of incomes which are exempt. अगर कोई इनकम exempt है, क्या तुम उस इनकम को अपने 5 हेड्स में कभी इंक्लूड करोगे? नहीं. जबकि डिडक्शन वर्ड है ना, जनरली एक्सपेंडिचर के लिए यूज होता है. हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर, स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 30% इंस्टेड ऑफ एक्चुअल एक्सपेंस. 24B इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इंटरेस्ट तुम्हारा एक्सपेंस है. पीजीबीपी सेक्शन 37(1) जनरल डिडक्शन एक्सपेंसेस, depreciation is allowed as a deduction. So generally speaking the word deduction is used for expense. ये चैप्टर में हम लोग जो डिडक्शन पढ़ने वाले हैं आर मेजॉरिटी ऑफ दोस सेक्शंस जहां पे एक्सपेंडिचर, आउटफ्लो, पैसा जा रहा है. So that is one part of deductions where you will observe कि yes there is a payment made, there is a cash outflow in very simple words. Deduction word is generally used for expenditure. Deduction word is also used for incomes. सर आपने तो बोला इनकम के लिए एग्जेम्पशन होता है. द आंसर इज करेक्ट. इनकम के लिए एग्जेम्पशन वर्ड भी यूज होता है, इनकम के लिए डिडक्शन वर्ड भी यूज होता है. अगर आप बोल रहे हो सेक्शन नंबर 10, तो दैट मीन्स इट इज एन एग्जेम्पशन. लेकिन अब जो तुम्हारे सामने ये मैं ब्रैकेट में डाल रहा हूं ना, ये एग्जेम्पशन नहीं है. ये क्या है सर? इसका मतलब सबसे पहले तो ये इनकम्स जो है उसको अपने रेलेवेंट हेड ऑफ इनकम में इंक्लूड करो. फिर ग्रॉस टोटल इनकम में से एक सर्टेन अमाउंट को माइनस करो. माइनस करो मतलब डिडक्शन. इंटरमीडिएट लेवल पे ये वाला पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये 2 सेक्शन रीजनेबली इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेक्शन इजी है, बट एमसीक्यूज में आ सकते हैं और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में तो आते ही है. ये जो 3 सेक्शन है ना, तुम्हारे इंटरमीडिएट के सिलेबस में सिर्फ ये 3 ही सेक्शन है. मतलब इनकम टैक्स एक्ट में तो 3 से ज्यादा है, बट एट द इंटरमीडिएट लेवल ये 3 ही तुमको पढ़ने हैं. These are the 3 that you have to pay attention to. और ये एक छोटा सा सेक्शन जो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग चैप्टर 6A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट नहीं, बट हाँ डिडक्शन है. और ये 10AA इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है. ये चैप्टर ना SEZ वाला ये सेक्शन है. ये जो चैप्टर है तुम्हारा डिडक्शन का चैप्टर, वो ना जैसे मैं बोला 3-4 सेक्शन डिफिकल्ट है, बाकी इट्स अ मेमोरी गेम. बाकी इट इज एक्चुअली अ मेमोरी गेम वेयर यू हैव टू रिमेंबर कौन से सेक्शन में किस चीज का डिडक्शन मिलता है, कितना डिडक्शन मिलता है. दैट्स द रीजन टुडे आई वांट टू डू सम वेरी सिंपल थिंग्स विथ यू, ताकि टुमारो व्हेन वी मीट इन अ फ्रेश स्टेट ऑफ माइंड, fresher at least than what you are right now,
in a beginning of the lecture fresh state of mind, you will be able to absorb the difficult part. Some very basic things to start. दो चीजें जो तुमको आती है 100% यू नो दिस. इस चैप्टर में जो भी डिडक्शन पढ़ेंगे वो कहां से माइनस होंगे? जीटीआई. तो अगर ग्रॉस टोटल इनकम 1 करोड़ का है तो 1 करोड़ में से 2 करोड़, 2.5 करोड़, 1 करोड़ 50 लाख डिडक्शन माइनस करके बैलेंस नेगेटिव बता सकता हूं. मतलब व्हाट इज अ मैक्सिमम डिडक्शन पॉसिबल? जीटीआई. उससे ज्यादा डिडक्शन. दूसरा चीज जो तुमको आता है, ये तो कल ही किया, ये जो सारे डिडक्शन है सेक्शन 111A, वैसे बातों बातों में ये भी बोला था, इन सब में एक चीज कॉमन है, स्पेशल टैक्स रेट अप्लाई होता है. विल दिस 4 इनकम्स बी पार्ट ऑफ योर जीटीआई? आंसर रेडी था तुम्हारा. विल दिस 4 इनकम्स बी पार्ट ऑफ योर जीटीआई? लेकिन इनके सामने डिडक्शन माइनस. ओके. अब ये पैराग्राफ पढ़ो, सीरियल नंबर 2, सिर्फ वो पैराग्राफ. एक उधर 10AA का बात हुआ, दूसरा क्या पूरे चैप्टर 6A का बात हुआ अंडर द हेडिंग सी. मतलब जरा ये टेबल में आओ एंड आई इरेज ऑफ एवरीथिंग अनवांटेड. तो मैं किसका बात कर रहा हूं? वो 3 सेक्शन. अगर वो 3 सेक्शन का डिडक्शन तुमने अपने रिटर्न ऑफ इनकम में क्लेम नहीं किया है तो बराबर है बेटा. तो डिडक्शन पूरे चैप्टर का बात किया या सिर्फ पार्ट सी? मतलब पार्ट बी वाला डिडक्शन तुम क्लेम करना भूल गए तो भी डिडक्शन मिलेगा. पार्ट सी ए सेम डिडक्शन मिलेगा, लेकिन पार्ट सी का डिडक्शन ऑटोमेटिक नहीं है, चाहिए तो रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करके क्लेम करना पड़ेगा. अच्छा, आई ऑल्सो फील यू अंडरस्टूड, बट जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, पक्का ना समझा तो सीरियल नंबर 3 भी पढ़. मतलब बिलेटेड रिटर्न हुआ तो बाकी डिडक्शंस बिलेटेड रिटर्न में भी मिल जाएंगे. ये वाला मतलब कौन सा वाला? मतलब पार्ट सी के बारे में 2 चीज पढ़ा. एक तो ऑटोमेटिक नहीं है, रिटर्न में क्लेम करना पड़ेगा और रिटर्न हैज टू बी फाइल्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट. टाइमली रिटर्न होना चाहिए. बिलेटेड रिटर्न हुआ तो नहीं चले. अच्छा, व्हाट इज सीरियल नंबर 4? जीटीए का डेफिनेशन है. क्या लिखा डेफिनेशन में? आई एम नॉट वेस्टिंग योर टाइम. ग्रॉस टोटल इनकम. तो टोटल इनकम कंप्यूटेड बिफोर मेकिंग एनी. ये वाला चैप्टर पढ़ने के पहले सारे इनकम टैक्स के प्रोविजन अप्लाई करके जो अमाउंट मिलेगा वो तुम्हारा जीटीआई है. मतलब जीटीआई में डेफिनेटली 5 हेड्स ऑफ इनकम. अब मुझे नहीं पता मैंने कभी ये डिस्कस किया है तुम्हारे साथ या नहीं. जीटीआई में डेफिनेटली 5 हेड्स ऑफ इनकम तो इंक्लूड होगा ही होगा, शायद किया होगा. हाँ, बट यू विल ऑल्सो हैव टू गिव इफेक्ट टू क्लबिंग ऑफ इनकम, क्योंकि क्लबिंग ऑफ इनकम का प्रोविजन भी ये चैप्टर के पहले आता है. देन यू विल ऑल्सो हैव टू गिव इफेक्ट टू सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड चैप्टर. You will have to exclude all those incomes which are covered under section 10. क्योंकि अगर वो एग्जेम्प्ट है, वो 5 में से किसी हेड में लिखना नहीं है तो उसको ये 5 हेड में कवर नहीं, ये मैंने एक्सक्लूड करके लिखा हुआ है. और एक चीज मैं चाहूं तो लिख सकता हूं, एंड इट्स एन एडिशनल थिंग बट यू विल अंडरस्टैंड. जीटीआई का डेफिनेशन इज ये वाले चैप्टर को इफेक्ट देने के पहले जितने भी प्रोविजन आते हैं वो सब प्रोविजन का इफेक्ट दे दो. मतलब यू विल ऑल्सो हैव टू इंक्लूड ऑल इनकम्स विच बिकम टैक्सेबल फॉर यू इन इंडिया अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 5 and 6. नाउ आई नो सेक्शन नंबर तुरंत याद नहीं रहता,
बट आई टेल यू व्हाट दिस इज. 6 मतलब रेजिडेंशियल स्टेटस. और तुम अगर वो चैप्टर याद करो तो तुमने ये भी पढ़ा था कि भाई डिपेंडिंग ऑन योर रेजिडेंशियल स्टेटस या तो दुनिया भर का ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होता है, कुछ इनकम इंडिया के बाहर है वो टैक्सेबल नहीं होता. ये था सेक्शन 5 स्कोप ऑफ इनकम. सो सेक्शन 6 क्या बोलता है? रेजिडेंशियल. उसके बेस पे डिसाइड करो कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल है, फिर उसको 5 में से सही हेड में क्लासिफाई करो. फिर अगर क्लबिंग का चैप्टर लगता है तो वो कर दो, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का चैप्टर लगता है तो उसका इफेक्ट दे दो. ये सब कुछ करने के बाद जो अमाउंट बचेगा दिस विल बी कॉल्ड एज जीटीआई. अब ये जीटीआई में से तुमको क्लेम करना है डिडक्शन. यहां तक क्लियर हुआ? आर यू श्योर? अब एक काम करो, टू वेक यू अप प्रॉपरली, नाउ इट्स योर जॉब टू एक्सप्लेन सम थिंग्स टू मी. पीडीएफ खोलो. I am going to give you a section number. You are going to find that section in the PDF. So search का function भी तुम use करना अगर जरूरत पड़े तो. The first section that I want you to find out is actually the last section number in sequence 80U. Any individual suffering from a will be getting a deduction under 80U. अब बताओ कितना डिडक्शन? देयर इज नो मैक्सिमम परसेंट. हाँ परसेंट अमाउंट तो होगा ना कुछ. 25, 50, 75. There are only 2 amounts. So if the percentage of disability, if the extent of disability is 80% or more, 80% or more, अपना सा I am 100% sure after I finish the chapter, I am 100% sure whether you understand anything in the chapter or not, you will definitely remember this section. बोला रोनक, तूने ये सेक्शन का लाइव डेमो दिया था by portraying yourself as so disabled कि एक तो सेक्शन प्रिंट नहीं किया, दूसरा फिर खुद लिखा उसमें भी गड़बड़ किया. Anybody who is suffering from a disability, you don't have to incur any expense, you don't have to earn any kind of an income. If you are disabled, you get the deduction. Blindness is a disability, and in this section you are talking about disability, you are not talking about disease. So there is a separate section जिसमें if you are suffering from certain diseases, you are getting a deduction for disease से related expense. Cancer, AIDS, hemophiliia, thalassemia, ये सब disease है. Blindness, physically handicapped, deafness, mental retardation, autism. Neurologist is a person who treats them. Third category, above 100%, incurable. Neurologist ने भी give up कर दिया. You have to get a certificate from a neurologist. जो छापा है वो भी तू नहीं पढ़ पाया है. You are proving my point above 100%. So जो he was talking about the neurologist. ये परसेंटेज डिसेबिलिटी का डिसाइड कौन करेगा? So every year you have to get a certificate from the neurologist, medical authority, who will write down what is the extent of disability. उसके बेसिस पे डिडक्शन मिलेगा. 80U पक्का समझा? अब find a section
ये है हाँ, मिला पेज 19। चलो चलो चलो, यूज द सेक्शन, यूज द सेक्शन, टेल मी डिडक्शन किसको मिलता है? दो लोगों को, इंडिविजुअल को और एचयूएफ को। किस चीज का डिडक्शन मिलता है? डिपॉजिट कहां पे? मतलब सेविंग्स अकाउंट में जो बैंक बैलेंस रखते हो तुम, उस बैंक बैलेंस पे जो इंटरेस्ट मिलता है, नंबर वन, क्या वो इंटरेस्ट तुम्हारी इनकम है? कौन से हेड में टैक्सेबल? तो सबसे पहले तो इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इनकम दिखा के टैक्सेबल दिखाना है। देन ग्रॉस टोटल इनकम में से तुम्हें डिडक्शन लेना है, मैक्सिमम कितना? आई एम सॉरी, मैक्सिमम 10,000। नाउ ये जो सीरियल नंबर 1 है ना, हाँ, इसको सॉरी, बिफोर यू रीड सीरियल नंबर 1, बिफोर यू रीड सीरियल नंबर 1, ये एबीसी पढ़ो। तुमने सेविंग्स अकाउंट ओपन किया, सेविंग्स अकाउंट मेंटेन किया किसके पास? सो पोस्ट ऑफिस में भी तुम एक अकाउंट ओपन करवा सकते हो। बैंकिंग कंपनी एंड कोऑपरेटिव बैंक, एक तरीके से कोई सोचे तो सर बैंक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बैंकिंग करता है उसको हम कोऑपरेटिव बैंक बोलते हैं। बैंकिंग कंपनी वुड बी all other banks that you have, ICICI, HDFC, Bank of India, all of them are companies under the Companies Act. Now I want you to read point number 1. रीड करो पूरा पैराग्राफ, अपने हिसाब से पढ़ लो, ताकि जब मैं तुम्हारे सामने एक एग्जांपल रखूं ना तो यू आर एबल टू डिकोड इट। ये पैरा पढ़ लो प्लीज, वो पीडीएफ में से पढ़ो ना प्लीज। आई विल क्रिएट द एग्जांपल इन द मीन टाइम। तुम पीडीएफ में से पढ़ो, पेज नंबर 19 ना, पेज नंबर 19। ओके, पढ़ लो ना जरा। पढ़ा तुमने? अब सबका नींद उड़ेगा। हाँ, कौन सा सेक्शन नंबर पढ़ा तुमने उधर? अरे वो सीरियल नंबर 1 में 10, 15 पढ़ा तुमने? कितना एग्जामिशन मिलता है? सो अज्यूमिंग मेरे एग्जांपल में जॉइंट होल्डिंग नहीं है, इंडिविजुअल ओनर है, इंडिविजुअल होल्डर ऑफ अकाउंट है। टेल मी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस आईएफओएस में तुम कितनी इनकम इंक्लूड करोगे? 4,000 तो पूरा होगा, और वो जो 8,000 है पोस्ट ऑफिस वाला, उसमें से 3,500 एग्जेम्प्ट है। सो only 4,500 will be included in IFOS. That means the total amount included in IFOS is 8,500 only. That means जब तुम ग्रॉस टोटल इनकम में से 80 TTA का डिडक्शन क्लेम करोगे, it cannot be 10,000, it has to be only 8,500. This is the only intelligent thing actually to discuss. अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम्पल देखे, टॉप ऑफ द एग्जाम्पल, आई मीन टॉप ऑफ द स्क्रीन, 4 + 8 12,000 रुपए का, हाँ 4 + 8 12,000, मुझे को क्लैरिफिकेशन देना ही नहीं है, तुम उसका भी कुछ करोगे। 4,000 + 8,000 12,000 का इंटरेस्ट है। अगर तुम सिर्फ ये दो अमाउंट पकड़े ना, 12,000 का इंटरेस्ट, तो यू माइट कम टू अ कंक्लूजन कि 10,000 का डिडक्शन मिलेगा मैक्सिमम। बट देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग्स अकाउंट है उसमें 3,500 तो एग्जेम्प्ट है। जो एग्जेम्प्ट है, वैसे सोचो तो जो एग्जेम्प्ट है उसका एग्जेम्पशन मिलेगा ना, डिडक्शन क्यों मिलेगा? सेकंड थिंग टू, ये समझा मैं क्या बोला? जो एग्जेम्प्ट है वो जीटीए में आता ही नहीं है, तो डिडक्शन का सवाल ही नहीं आता। एंड वन सिंपल क्लैरिफिकेशन जिसकी जरूरत नहीं है, तुमने सही अप्लाई किया है। कैन आई सब्ट्रैक्ट दैट 3,500 फ्रॉम 4,000 इंस्टेड ऑफ 8,000? ये एग्जाम्पशन सिर्फ और सिर्फ, अच्छा मतलब अगर इसी एग्जाम्पल में पोस्ट ऑफिस हटा के किसी और बैंक का नाम लिख दूं तो 3,500 एग्जेम्प्ट, मतलब अब आईएफओएस में 12,000 लिखोगे। परफेक्ट, चलो नाउ यू अंडरस्टूड टीटीए। अब टीटीबी देखो,
नहीं, अब एक काम करो, पढ़ो पूरा। हाँ, सो एक ऑब्जर्वेशन तुम कर रहे हो सिर्फ इंडिविजुअल है, जबकि ATTTA में इंडिविजुअल भी था और HUF भी था। अच्छा, तुम TTB में जो इंडिविजुअल पढ़ रहे हो ना, उसमें देखो आगे क्या लिखा है, रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड। सो केयरफुली सोचो, वैसे मैंने सब कुछ रेडी प्रिंट करके रखा है, सो तुम गलती करोगे नहीं, बट फिर भी आई मेक यू थिंक। ATTTB में व्हाट इज अ मैक्सिमम लिमिट एंड ATTTA का मैक्सिमम लिमिट, और इंडिविजुअल तो दोनों में कवर होता है। सो कॉमन सेंस यूज करो, अगर एक इंडिविजुअल है जो सीनियर सिटीजन है 80 और अबव, सॉरी 60 और अबव, बेटा सेक्शन पसंद नहीं आया तो एंड द सरप्राइजिंग पार्ट इज, हाँ अच्छा, सो द सरप्राइजिंग पार्ट इज ऑल ऑफ यू आर लुकिंग एट देम, दे आर लुकिंग एट ईच अदर, वी फील दैट वन ऑफ देम इज मेकिंग द नॉइज एंड दे फील पता नहीं आवाज किधर से, मतलब इधर कॉन्जूरिंग चल रहा है। ATTTA इंडिविजुअल को टारगेट करता है, ATTTB वो भी इंडिविजुअल को कवर करता है। सो एक ऐसा इंडिविजुअल जो 60 एंड अबव है, क्या तुमको लगता है वो 50,000 और 10,000 60,000 का डिडक्शन ले पाए? इसीलिए TTA ने क्या लिखा, TTA जो सेक्शन हमने अभी पढ़ा उसमें, ये देखो मैं स्क्रीन पे डाल देता हूं, एन इंडिविजुअल हु इज नॉट कवर्ड बाय TTB। अब TTB में कौन कवर होता है? अच्छा, एज 60 और अबव, मतलब 60 और अबव या 80 और अबव, सीनियर या सुपर सीनियर, दोनों कवर हो गए। अच्छा, TTB में, ATTTB में कौन सी इनकम कवर हुई? इंटरेस्ट आई अंडरस्टैंड, बट ATTTB पढ़ो, कौन सी इंटरेस्ट इनकम? डिपॉजिट्स, हाँ, तुमने बैंक के पास पैसा डिपॉजिट किया, वो सेविंग्स अकाउंट में किया, उसको भी पैसा डिपॉजिट किया बोलते हैं, FD बनाया, RD बनाया। तुम्हारे मेरे जैसे लोग, हम लोग कौन से सेक्शन में कवर होते हैं? TTA में कौन सा अकाउंट? सिर्फ सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट कवर होता है, लेकिन सीनियर सिटीजनों के लिए ATTTB, उसमें सेविंग्स, FD, RD सारा डिपॉजिट कवर हुआ, मैक्सिमम डिडक्शन पॉसिबल इज, और जो TTB में डिडक्शन लेता है वो TTA में डिडक्शन नहीं ले पाएगा। बराबर, चलो फाइन। नाउ प्लीज फाइंड अ सेक्शन इन द PDF बाय द नंबर 80 GGA। मिला? हाँ, बिकॉज इफ द सेक्शन इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू, मेरा डिस्कशन बहुत फास्ट हो जाएगा। यू फाउंड इट? Now in this section, what are the expenses covered? Rent कैसे मैडम? हाँ, कौन से कॉन्ट्रीब्यूशन है वो? पॉलिटिकल वाला अलग है, वो नेक्स्ट है, वो नेक्स्ट सेक्शन है। ATGGA talks about giving contributions to scientific research, research association, कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को, साइंटिफिक रिसर्च, सोशल साइंस रिसर्च, स्टेटिस्टिकल रिसर्च। हाँ, अब ये सारा PGBP चैप्टर में है, मतलब जो बंदा PGBP इनकम कमाता है उस बंदे के लिए सेक्शन नंबर 35 में ये सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस का डिडक्शन ऑलरेडी है। मतलब ATGGA किसके लिए अप्लाई होगा? हाँ, एक ऐसा असेसी जिसके GTI में PGBP नहीं है, वो बाकी 4 हेड ऑफ इनकम कमाता होगा। और ऐसा बंदा अगर साइंटिफिक रिसर्च, सोशल साइंस रिसर्च के लिए कंट्रीब्यूशन देता है तो उसको सेक्शन 35 तो लगेगा नहीं, क्योंकि PGBP नहीं है, तो उसको कौन सा सेक्शन, उसके लिए क्या बनाया? फिर इफ आई रिमेंबर करेक्टली, मैंने उधर लिखा होगा कुछ मोड ऑफ पेमेंट के बारे में लिखा है। एंड एनी मोड, अमाउंट भी है, देखो, इफ द अमाउंट टू बी कंट्रीब्यूटेड इज ग्रेटर देन
then deduction shall be allowed only if the payment is made by any mode. अच्छा, मतलब अगर 1000 रुपया देना है तो कैश भी चलेगा, बट द मोमेंट यू से मुझे 4000, 5000, 2000 के ऊपर देना है तो डिडक्शन तभी मिलेगा इफ योर मोड ऑफ पेमेंट इज नॉट अदर देन कैश. अब इसके नीचे जो दो सेक्शन है, ATGGB और ATGGC, ये क्या है? पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देते हो. दो सेक्शन क्यों है? एक इंडियन कंपनीज के लिए एंड ऑल पर्सन्स ऑब्वियसली अदर देन इंडियन कंपनी, क्योंकि इंडियन कंपनी तो GGB में कवर हो गया, एक्सेप्ट लोकल अथॉरिटी, एक्सेप्ट आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन. मतलब इन सिंपल वर्ड्स, पार्टनरशिप फॉर्म, तुम्हारे मेरे जैसा बंदा, वी विल बी कवर्ड बाय ATGGC एंड इंडियन कंपनीज विल बी कवर्ड बाय. क्या एक्सपेंस कर रहे हो तुम? पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे रहे हो, तो उस डोनेशन का बराबर डोनेशन का डिडक्शन मिलेगा. व्हाट शुड बी द मोड ऑफ पेमेंट? हाँ चलो तुम आ जाओ, तुम आ जाओ. व्हाट शुड बी द मोड ऑफ पेमेंट? कितनी अमाउंट? हाँ, सो पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे रहे हो तो कैश चलेगा ही नहीं. यू हैव टू एंश्योर दैट द मोड इज एनी मोड अदर देन कैश. अच्छा, अब ट्राई एंड फाइंड आउट अ सेक्शन ATE. तुम्हारा मेन फोकस इज टू फाइंड आउट द पेज नंबर. सेक्शन मैं तुमसे रीड करवा रहा हूँ वो ठीक है, पहले तुम पेज नंबर, एज इफ somebody finds a page number and announces it as a victory. हाँ, अचीवमेंट. मैं फर्स्ट बोला, मैं फर्स्ट बोला. पेज नंबर 12 है, मैं बोल दिया. हाँ, अब बताओ किसको डिडक्शन मिलता है? इंडिविजुअल को. क्या किया इंडिविजुअल ने इस सेक्शन में? हायर एजुकेशन नहीं, क्या गधो, हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया. वो लोन पे क्या पे करेगा? तो डिडक्शन किस चीज का मिलेगा? व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट? नो डिडक्शन, नो लिमिट. बराबर. हु गेव द लोन? अच्छा, तीन. पहले तो तुमने रैंडमली बैंक बोल दिया. लोन किसने दिया होगा? बैंक ने दिया होगा. हाँ, फिर पता चला 3 पॉइंट है. अरे बाप रे, 3 पॉइंट कौन पढ़े? बाजू वाला पढ़ रहा है. हाँ, किसने लोन दिया? So if I give a loan to you for higher education, नहीं चलेगा. हाँ, so the lender has to be specifically these three only. There is no maximum amount limit, but there is a maximum limit for the period. मतलब if you pay interest on higher education loan after 8 years, sorry, let me not put it that way. If you pay interest on higher education loan, you get a deduction every year. But if the loan is still outstanding after 8 years, so after the period of 8 years, interest definitely pay करोगे, but deduction नहीं मिलेगा. The maximum limit of deduction, the period of deduction, amount limit नहीं है, but 8 साल तक every year जितना interest pay करोगे उतना deduction मिलेगा. उस सेक्शन में एक और पॉइंट है कि ये इंटरेस्ट यू हैव टू पे आउट ऑफ टैक्सेबल इनकम ओनली. ATE में ये जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो, यू हैव टू पे दिस इंटरेस्ट आउट ऑफ टैक्सेबल इनकम. एग्जेम्प्ट इनकम में से पे करोगे तो नहीं चलेगा. हाँ, इनकम चार्जेबल टू टैक्स, टैक्सेबल इनकम में से पे करना पड़ेगा. हायर एजुकेशन किसका? अरे एनी कोर्स नहीं, मीनिंग नहीं पूछा. हायर एजुकेशन, ओके. Somebody is still reading the definition. passing standard 10th. हाँ, ओके. सो मेरा क्वेश्चन था हायर एजुकेशन का मीनिंग नहीं, हायर एजुकेशन किसका. अब पता चला मैं क्यों डायलॉग मारा था वो. देखो, who is getting a deduction in this chapter, in this section? Individual. So individual borrower है.
किसका हायर एजुकेशन के लिए, किसके हायर एजुकेशन के लिए उसने लोन लिया? खुद के? अब हाँ, इसमें एक छोटा सा पॉइंट, वो हायर एजुकेशन का मीनिंग पढ़ो। I actually want to discuss a very small, a very small judgment related to this paragraph. You are so focused on deciding whether it is after 10th or after 12th. एक केस हुआ जिसमें एक पेरेंट ने अपने बच्चे के फॉरेन एजुकेशन के लिए लोन लिया। उस लोन पे उसने इंटरेस्ट पे किया और उस इंटरेस्ट का डिडक्शन लिया। इनकम टैक्स ऑफिसर बोलता है यू विल नॉट गेट दिस डिडक्शन बिकॉज तेरा जो फॉरेन एजुकेशन के लिए तूने जो लोन लिया है दैट इज आउटसाइड इंडिया। ये डिस्प्यूट गया कोर्ट तक। कोर्ट ने ये डेफिनेशन इंटरप्रेट किया। ये पूरे डेफिनेशन में ऐसा नहीं लिखा एनी कोर्स इन इंडिया, एनी कोर्स आफ्टर स्टैंडर्ड वो सीनियर कुछ सीनियर सेकेंडरी करके लिखा है। सो इट डज नॉट मेंशन एनी कोर्स इन इंडिया, it says any course pursued after senior secondary examination or any other equivalent examination. And so that means even if your course is located or even if your higher education is outside India, उसके लिए जब तुम लोन लेते हो वो लोन पे जो इंटरेस्ट पे करोगे उस इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा तुमको। सेक्शन समझा? नाउ प्लीज फाइंड आउट सो सेक्शन में क्या लिखा है। सेक्शन कौन सा व्हीकल? इलेक्ट्रिक व्हीकल। ओके, सो एम आई ओनली कवरिंग इलेक्ट्रिक कार्स हियर? व्हाट इज द सेइंग, व्हाट इज द सेक्शन सेइंग? इलेक्ट्रिक। हाँ बराबर। सो एवरी टाइप ऑफ व्हीकल विच रन्स ऑन इलेक्ट्रिक। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक नहीं। तुमने उस इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए लोन लिया, वो लोन पे तुम इंटरेस्ट पे कर रहे हो। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन? व्हेन इज द लोन सैंक्शनड? 1 अप्रैल 2020 नहीं है, 19। हाँ, 1 अप्रैल 2019 से लेकर ये 2019 के बजट में सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ था। तुम अगर ये याद रखोगे तो डेट इजीली याद रहेगा। 2019 के बजट में 2 सेक्शन इंट्रोड्यूस हुए थे, 80EEA एंड 80EEB। एज ऑफ नाउ आई वुड लाइक यू टू फोकस ऑन EEB ओनली। 80EEB में तुमने जो लोन लिया है वो सैंक्शन हुआ है बिटवीन 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2023। मतलब रफ अगर एक तरीके से बोलूं तो 1920 से लेके 22-23 ये पीरियड में सैंक्शन हुआ है, तो तुमको डिडक्शन मिलता है 1,50,000 मैक्सिमम। अब 2 सेकंड वो पीडीएफ मत देखो, क्योंकि अगर पीडीएफ देखोगे तो मेरे डिस्कशन का मीनिंग ही नहीं है। मैं जो डिस्कस कर रहा हूं उन्हें प्रिंट करके रखा हुआ है। अगर बंदा इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदता है और उसको बिजनेस के लिए यूज करता है, बिजनेस के लिए, तो ये जो इंटरेस्ट एक्सपेंस हुआ वो किस टाइप का एक्सपेंस हुआ? बिजनेस एक्सपेंस। और अगर बिजनेस एक्सपेंस हुआ तो सेक्शन 3613 में पीजीबीपी के चैप्टर में डिडक्शन मिल जाएगा। डोंट वरी अबाउट द सेक्शन नंबर इफ यू कांट रिकलेक्ट इट। आई वांट अ कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम यू। लोन लिया है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल तुम बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, सो ऑब्वियसली उस लोन पे जो इंटरेस्ट पे करोगे वो तुम्हारा बिजनेस एक्सपेंस हो गया। पीजीबीपी का चैप्टर आपको बोलता है अप टू द डेट द एसेट इज पुट टू यूज, फिक्स्ड एसेट इज पुट टू यूज। अप टू दैट डेट जो भी इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा तुम उसको कैपिटलाइज कर दो। सेक्शन नंबर 43(1) ब्लॉक ऑफ एसेट में कॉस्ट में ऐड कर दो। वंस इट इज पुट टू यूज, उसके बाद का इंटरेस्ट एक्सपेंस तुम्हारा रेवेन्यू एक्सपेंस है। रेवेन्यू एक्सपेंस है तो उसका 3613 में डिडक्शन मिल जाएगा। दिस इज द सेम दैट यू डू इन अकाउंट्स ऑल्सो बाय द वे। अकाउंट्स में भी डिटो यही करते हो तुम, टैक्स भी यही बोलता है। बट डू यू अंडरस्टैंड वन थिंग,
कि अगर तुमको डिडक्शन पीजीबीपी के चैप्टर में मिल गया, सेक्शन नंबर याद ना आए तो भी डिडक्शन पीजीबीपी में मिल गया ना, तो इस इंटरेस्ट का ये 80 EEB में डिडक्शन नहीं ले सकते तुम, क्योंकि तुम ऑलरेडी पीजीबीपी चैप्टर में डिडक्शन ले चुके हो। फर्स्ट थिंग, ये समझ पड़ा। Second thing, I would like you to go back to 80 EEB and answer this one question. Who is entitled to that deduction EEB? It's only individual. So imagine a company purchases electric vehicle. 80 EEB does not apply. बराबर है? But guys, for a company, for a partnership firm, 80 EEB की जरूरत ही नहीं है। Because PG, वो लोग कंपनी फर्म जब खरीदेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल तो बिजनेस के लिए खरीदेगा, तो वो लोग डिडक्शन जैसे इंडिविजुअल बिजनेस कर रहा है वैसे कंपनी फॉर्म भी बिजनेस कर रहा है, वो लोग पीजीबीपी के चैप्टर में डिडक्शन ले ही लेंगे। मॉरल ऑफ द स्टोरी, अगर सारा डिडक्शन पीजीबीपी में ही मिलने वाला है तो गवर्नमेंट ने ये 80 EEB बनाया क्यों है? इंडिविजुअल के लिए, लेकिन वो भी तो पीजीबीपी में डिडक्शन ले रहा है जो पर्सनल पर्पस। ये थियरी मैंने उधर प्रिंट किया हुआ है, मोस्टली तो किया है। अगर तुम इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस पर्पस के लिए यूटिलाइज कर रहे हो तो ये सेक्शन अप्लाई नहीं होने वाला, क्योंकि पीजीबीपी के चैप्टर में मिल जाएगा। मतलब 80 EEB का सेक्शन तभी लगेगा जब तुमने वो इलेक्ट्रिक व्हीकल पर्सनल पर्पस के लिए किया हुआ है। इज द थियरी देयर? तो एक बार जरा ग्लांस थ्रू कर लो ना, देख लो ना फटाफट जरा। लास्ट टू सेक्शंस। फर्स्ट, फाइंड आउट दिस 80 EE। अब आई थिंक उसके साथ 80 EEA भी होगा। स्टेप 1, पूरा 80 EE रीड करो विदाउट माई इंटरफियरेंस। 80 EE पूरा रीड कर लो, देन आई आस्क यू सम क्वेश्चंस। पेज नंबर 13 शायद या 12 कुछ, 13 पूरा 80 EE रीड करो ना। पढ़ा? हाउ मेनी प्रॉपर्टीज शुड दिस पर्सन ओन व्हेन द लोन इज सैंक्शनड? 0. He should not be owning any property at the time of sanction of the loan. So this section is applicable. Secondly, sanction date क्या है? फाइनेंशियल ईयर 16-17, 1 अप्रैल 16 से लेकर 31 मार्च 17। सो क्या ये सेक्शन आज एप्लीकेबल है? ओके ओके, डिपेंडिंग ऑन द कंटेक्स्ट इन विच यू आंसर, मे बी योर आंसर कुड बी राइट। लेट मी चेंज माई क्वेश्चन। आज किसी इंडिविजुअल को ये सेक्शन के हिसाब से डिडक्शन मिल सकता है? हाँ, आपका लोन 16-17 में सैंक्शन हुआ है, तो आज वो लोन आउटस्टैंडिंग है, तुम इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो डिडक्शन आज मिल जाएगा। द कंडीशन पुट अप इज नॉट, द कंडीशन इज नॉट कि तुमने लोन लिया इस डेट में, तुम्हारा लोन वो पीरियड में सैंक्शन हो गया। तुमने मैक्सिमम क्या बोला? 50,000। नाउ 80 EE में 50,000 है, उसमें कुछ और कंडीशंस भी है कि भाई लोन इतना ही होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 35 lakhs, प्रॉपर्टी का वैल्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू 50 lakhs। सो इन एडिशन टू सैंक्शन का डेट मुझे ये सब भी चेक करना पड़ेगा। नाउ यू माइट रिमेंबर दिस कि अपने पास ऑलरेडी एक सेक्शन है 24B, चैप्टर हाउस प्रॉपर्टी। पहला क्लैरिफिकेशन, क्या सेक्शन 24B में ऐसा लिखा है कि भाई जब लोन सैंक्शन हुआ तो तुम्हारे पास कोई भी घर नहीं होना चाहिए? मतलब तुम्हारे पास कितने भी घर होने दो, 24B तो अप्लाई हो जाएगा। हाँ, 80 EE में ऐसे रिस्ट्रिक्शंस है, 24B में उस टाइप के रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि लोन इतना ही होना चाहिए, प्रॉपर्टी का वैल्यू इतना ही होना चाहिए, नथिंग लाइक दैट। लेकिन बेटा अब एक कॉमन सेंस चीज सोचो, 24B मतलब कौन सा चैप्टर? हाउस प्रॉपर्टी या तो सेल्फ ऑक्यूपाइड होता है या तो लेट आउट होता है, और तीसरा पॉसिबिलिटी इज डीम्ड टू बी लेट आउट। अगर तुम्हारा प्रॉपर्टी लेट आउट है या डीम्ड टू बी लेट आउट है, तो व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ गेटिंग डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट? कोई लिमिट नहीं है। मतलब लेट आउट और डीम्ड टू बी लेट आउट में इंटरेस्ट अमाउंट इज fully allowed
एज अ डिडक्शन। कौन से सेक्शन में? बोलो ना यार। मतलब डू यू अंडरस्टैंड कि ये सिचुएशन में वो 80 अप्लाई नहीं हो सकता। प्रिज्यूम करो कि तुम्हारा लोन 16-17 में सैंक्शन हुआ था, वो 35 लाख और 50 लाख वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई थी, लेकिन तुमने वो घर खरीद के उसको रेंट पे दे दिया एंड यू योरसेल्फ स्टे ऑन रेंट बेसिस। द रीजन फॉर मेकिंग दिस क्लैरिफिकेशन इज टू मेक अ स्टूडेंट अंडरस्टैंड, जब आपका ये लोन सैंक्शन हुआ था तो यू डिड नॉट हैव एनी अदर हाउस, फिर तुमने ये घर खरीदा, तो आई नॉर्मल अजम्पशन वुड बी सर घर खरीद के बंदा उसमें रहता होगा, बट येस दैट इज अ नॉर्मल अजम्पशन कि वो उसको एसओपी यूज करता है। बट देन इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि पहला वो घर खरीद के उसने वो घर रेंट पे दे दिया and he is himself paying rent somewhere else. This is also very much practically possible. If the property is this property जो तुमने लोन लेके खरीदा हुआ है वो तुमने रेंट पे ऑलरेडी दे दिया है, then the interest that you are paying to the bank is anyways fully allowed as a deduction under 24B. तो उस अमाउंट का डिडक्शन अगर ऑलरेडी मिल चुका है तो तुम उसको 80 में वापस क्लेम नहीं कर सकते ना। Which means if you can develop the next thing for me, प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, एक मैक्सिमम है। प्रॉपर्टी अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो 24B बोलता है इंटरेस्ट एक्सपेंस और मैक्सिमम 2 लाख विच एवर इज लेस। इट मींस क्या ये पॉसिबल है कि 24B में पूरे अमाउंट का डिडक्शन ना मिला हो एंड हाँ जिस अमाउंट का डिडक्शन नहीं मिला अंडर सेक्शन, और अगर ये 80 की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इट इज पॉसिबल ना कि 80 का डिडक्शन मिलेगा यहां पे। देन फॉर द सेक ऑफ राइटिंग इट मैं ये भी लिखूंगा इंटरेस्ट जितना है तुम्हारा माइनस द डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B दैट इज ऑलरेडी अलाउड। दिस अमाउंट will be compared with a maximum of 50,000 out of the, did you understand this formula? अमाउंट लेके समझाओ, पक्का समझा? अच्छा ये कौन सा सेक्शन था? अरे 24B। हाँ हाँ ओके 24B और उसके साथ में मैंने डिस्कस किया 80EE। अब तुम 80EE के बाजू वाला सेक्शन भी पढ़ो। हाँ EE ओके हाँ हाँ वो सॉरी वो एक ही गलत है, माय मिस्टेक, इट इज 80EEA। हाँ व्हाट इज द सैंक्शन, सॉरी हु गेट्स दिस डिडक्शन अगेन इंडिविजुअल। सैंक्शन पीरियड इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला ही पीरियड है ये, सॉरी नेक्स्ट पेज फ्लिप करो 80EEB ढूंढो। हाँ तुम्हारे फोन में अभी कौन सा सेक्शन खोल के रखा है तुमने? EEB ना, ने इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला सेक्शन फोन में खोलो, उसमें सैंक्शन पीरियड देखो, फिर स्क्रीन पे आके कंपेयर करो। आई टोल्ड यू द सेम थिंग। फिर कोई मन नहीं 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 ऐसा नहीं करो। सो सैंक्शन पीरियड इज 1920 से लेके 22-23। अच्छा कमिंग बैक टू 80EEA, व्हाट इज द मैक्सिमम? 1,50,000। कितने घर होने चाहिए तुम्हारे पास सैंक्शन के वक्त? कितने घर होने चाहिए? एक भी नहीं। इसमें लोन कितना होना चाहिए? प्रॉपर्टी का वैल्यू 45 लाख और लेस देन दैट। लोन का कोई अमाउंट देके रखा नहीं है, तो लोन कितने का होगा? कितना भी हो सकता है ना। तो लेट मी पोज अ क्वेश्चन। सो सुनो तो सही। सो मतलब कैन द लोन अमाउंट बी मोर देन 45 lakhs? यस। एनीवन हु कैन प्रूव? क्यों, कैसे? नहीं, योर प्रॉपर्टी का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू। सो व्हाट इफ
तुमने ये प्रॉपर्टी परचेस किया है फॉर 60 lakhs और उसके लिए तुमने लोन लिया है 50 lakhs. Now somebody who might still be confused कि सर अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 45 है तो तुम उसको 60 lakhs में कैसे खरीद सकते हो? नहीं, वो 110% वाली बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि तुम ये पॉइंट ये पढ़ो, ये इतना पढ़ो. कल कैपिटल गेन्स के रिवीजन में ये जो सेक्शन किया था 50C, हमने देखा 50C एज अ सेक्शन विल अप्लाई इफ योर कंसिडरेशन इज लेस देन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू. इतना बुद्धि चलता है ना तुम्हारा, तो सोचो कि दूसरा पॉसिबिलिटी है कि कंसिडरेशन इज मोर देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑल्सो, तो सेक्शन 50C अप्लाई नहीं होता. बट रियल लाइफ में इट इज पॉसिबल कि प्रॉपर्टी का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 45 lakhs या उससे कम हो, बट तुमने उसको 60 में खरीदा और उसके लिए लोन 50 लाख लिया. ये रियलिस्टिकली पॉसिबल है. एंड टू रैप अप दिस सेक्शन, बेटा इसमें तुम क्या पे कर रहे हो? इंटरेस्ट, एंड इट्स ऑन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी. तो वो इंटरेस्ट का डिडक्शन तुमको 24B में मिल सकता है. अरे बेटा 1920 से लेकर 22-23 में सैंक्शन हुआ है, प्रॉपर्टी के लिए है. तो ये जो चार्ट बनाया था, अभी वो ढूंढना पड़ेगा किधर है. हाँ, ये जो प्रोविजन बनाया था, इसमें क्या सीखा था तुमको? व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस? अगर एलओपी और डीएलओपी है तुम्हारा प्रॉपर्टी, तो पूरे इंटरेस्ट का डिडक्शन कौन से सेक्शन में मिला? अगर 24B में मिला तो 80EE अप्लाई. उसी तरीके से आई कैन ऑल्सो राइट डाउन ना कि EEA भी अप्लाई. और ट्यूबलाइट समझा? अगर प्रॉपर्टी एसओपी है तो हाँ, तो अप्लाई होगा. वो इधर अभी बोला नहीं होगा, तो यहाँ पे होगा. तो 24B में कितना डिडक्शन? 2 lakhs. अगर 50 लाख का लोन है और 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अभी कैल से निकालना पड़ेगा रोनक. 10%. हाँ, 50 लाख का लोन है, 10% राउंड फिगर 5 लाख. वेरी गुड. तो व्हाट इज योर इंटरेस्ट? 5 lakhs or 2 lakhs, whichever is less. Very intelligent. 2 lakhs is allowed as a deduction under 24. Now will section 80EEA apply subject to other conditions fulfilled? हाँ, तो कितना इंटरेस्ट था? 5 लाख में से 2 लाख का डिडक्शन ऑलरेडी मिल गया अंडर सेक्शन 24B. कितना बचा? वेरी फास्ट. दैट 3 lakhs और मैक्सिमम, हाँ समझना, सेक्शन चेंज हुआ है. 3 lakhs और 1,50,000 विच एवर इज लेस. ये 150 का डिडक्शन, हाँ कौन से सेक्शन में? ऑनेस्टली समझा? अब एक 15 मिनट का ब्रेक ले लो, देन विल कंटिन्यू. हाँ चलो, फाइंड इट. किस चीज का डिडक्शन मिलता है? किसको डिडक्शन मिलता है? कितना डिडक्शन? नाउ दिस फॉर्मूला इज अ lot identical to the HRA exemption formula that you have. अगर आप HRA का फॉर्मूला याद करो तो इट वाज 50% और 40% ऑफ सैलरी, रेंट पेड minus 10% of salary, and of course the actual amount of house rent allowance received. Out of the three, whichever is lower, this used to be your exemption under section 1013A. ये exemption का फॉर्मूला था. Now almost identical. तुम ये सेक्शन में रेंट पे कर रहे हो और ये सेक्शन नंबर है 80GG. तो ये 80GG कहां से माइनस होगा? GTI से. So instead of salary, the base taken is GTI, but then the base taken is something called as
adjusted GTI. Secondly, 40% is not applicable here. 50% का आधा 25%. So your formula reads as 25% of adjusted GTI, rent paid minus 10% of adjusted GTI. इस सेक्शन का एक कंडीशन है कि जो इंडिविजुअल ये सेक्शन में डिडक्शन लेना चाहता है उसको हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलता, हाउस रेंट अलाउंस उसको मिलता ही नहीं है. सो ऐसा कौन इंडिविजुअल होगा? दो टाइप के इंडिविजुअल्स. एक जो सैलरी नहीं कमाता, जो जॉब ही नहीं करता, जो सैलरी नहीं कमाता, तो ऑब्वियसली उसको हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलता. हाउस रेंट अलाउंस कौन देता है? बट मेरे जैसा बंदा जो पीजीबीपी इनकम कमाता है और मैं रेंट पे करता हूं, तो मैं रेंट पे करता हूं, बट आई हैव पीजीबीपी इनकम, आई डोंट हैव सैलरी इनकम, आई डोंट हैव एचआरए, तो आई एम एंटाइटल्ड टू दिस 80 जीजी का डिडक्शन. डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? सेकेंड पॉसिबिलिटी इज दैट आई एम सेकेंड पॉसिबिलिटी इज के मैं जॉब करता हूं, मुझे सैलरी इनकम मिलती है, बट मेरे सैलरी पैकेज में एचआरए नहीं है. सो आई कैन गेट बेसिक सैलरी, आई कैन गेट डियरनेस अलाउंस, आई कैन गेट अदर टाइप ऑफ अलाउंसेस, बट हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिला, तो भी आई विल सेटिस्फाई दिस कंडीशन. आई एम ट्राइंग टू टेल यू सेक्शन 80 GG का कंडीशन है इंडिविजुअल हु इज पेइंग रेंट शुड नॉट बी रिसीविंग एचआरए. तो ये इंडिविजुअल एक एम्प्लॉय भी हो सकता है जिसके पैकेज में एचआरए नहीं है, या ये इंडिविजुअल कोई नॉन एम्प्लॉय है जो सैलरी इनकम ही नहीं कमाता, तो एचआरए का सवाल ही नहीं आता. नाउ दैट मीन्स बेटा, इफ वन ऑफ द कंडीशंस इज कि यू शुड नॉट बी रिसीविंग ओनली एचआरए, तो फॉर्मूला में ऐसा लिख ही नहीं सकता ना मैं कि एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, क्योंकि वो तो मिलता ही नहीं है. यू अंडरस्टूड व्हाट आई जस्ट सेड एवरीथिंग? इंस्टेड ऑफ दैट एक फिक्स्ड अमाउंट डाल दिया 5000 पर मंथ. बट इफ यू थिंक केयरफुली, तुम जब ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे ना, 25% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, मैक्सिमम अमाउंट विल बी 5000 पर मंथ. मतलब 5000 पर मंथ मल्टीप्लाइड बाय 12 इज द नॉर्मल आंसर. इफ ही हैज पेड रेंट फॉर लेस देन 12 मंथ्स, तो मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मंथ्स जितना उसने रेंट पे किया. अपना फॉर्मूला इज out of the three amounts whichever is less, this is the amount of deduction. HRA में तुमको क्या मिलता है? Exemption. यहां पे क्या मिल रहा है? Deduction. Condition number 1, you should not be receiving house rent allowance. Condition number 2, ये I think उस सेक्शन के एकदम एंड में प्रिंट हुआ है. एक you are somebody who is not receiving house rent allowance. दूसरा पॉइंट क्या लिखा है? हाँ, should not own. सो मैं एक ऐसे इंडिविजुअल का बात कर रहा हूं जो रेंट पे कर रहा है, लेकिन उसका, उसकी स्पाउस का, उसके माइनर चाइल्ड का रेसिडेंशियल अकोमोडेशन नहीं है. सो द इंडिविजुअल इज पेइंग रेंट बट ही हिमसेल्फ डज नॉट ओन एनी प्रॉपर्टी. उसका स्पाउस, हस्बैंड वाइफ एनीथिंग डिपेंडिंग ऑन हु द इंडिविजुअल इज, उसके स्पाउस के पास भी कोई घर नहीं है, उसके माइनर चाइल्ड के नाम पे भी कोई घर नहीं है, एंड दिस पर्सन इज पेइंग रेंट. और तीसरा कंडीशन, यू शुड नॉट बी क्लेमिंग एनी एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एसओपी. तो तुम एसओपी का बेनिफिट नहीं ले रहे हो, तुम रेंट पे कर रहे हो, तुम्हें एचआरए नहीं मिलता, हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलता, तो उस रेंट पेड का तुम डिडक्शन क्लेम करोगे अंडर दिस सेक्शन 80 GG. And formula is, instead of taking salary as the base, you take adjusted gross total income. In fact, the last thing remaining in the discussion is, what is adjusted gross total income? Adjusted GTI है, मतलब GTI है, उसमें कुछ adjustments किए हैं. You start with, हाँ, that is your 5 heads clubbing set of GTI. You know what the meaning is. GTI से शुरू करो, अब कुछ चीजें माइनस करो. 111 का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माइनस होता है, 112 एंड 112A दोनों, मतलब के सिंपल वर्ड्स में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस होता है. एंड ऑल डिडक्शंस
अंडर सेक्शन 80C to 80U एक्सेप्ट, मतलब तुम्हें सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट मिल रहा है तो तुमने 80TTA या 80TTB में डिडक्शन लिया होगा, वो डिडक्शन जीटीए, ये जीटीए में से माइनस करो। वैसे मैं डिस्कशन कल करने वाला हूं, बट ये इतना इजी है कि तुम सबको पता होगा। तुम पीपीएफ में कंट्रीब्यूशन करते हो या लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो तो उसका डिडक्शन तुमको 80C में मिलता है, तो सारे डिडक्शंस माइनस कर दो एक्सेप्ट ऑफ कोर्स 80GG, क्योंकि वही तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। जस्ट टू गिव अ प्रॉपर एंड टू दिस सेक्शन, जीटीए से शुरू करके 111A, 112, 112A 3 इनकम माइनस कर दी, 80GG का डिडक्शन छोड़ के बाकी सारे डिडक्शन माइनस कर दिए। अब ये जो आंसर आया ये एडजस्टेड जीटीआई है। उस एडजस्टेड जीटीआई को इस फॉर्मूला में डाला, 25% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई, 5000 पर मंथ, एंड विच एवर इज लेस इज द अमाउंट ऑफ डिडक्शन दैट यू गेट। फ्रैंकली समझ पड़ा फ्रॉम अ क्वेश्चन परस्पेक्टिव? अगर इस पे क्वेश्चन, जब भी इस पे क्वेश्चन आया है, सारा डेटा रेडीमेड देके रखा है। दे विल गिव यू अ लाइन ऑल्सो कि ही डज नॉट ओन एनी प्रॉपर्टी, ही पेज अ रेंट ऑफ दिस मच, इसका जीटीआई इतना है, और he pays a rent of this much, the amount of GTI is so much, और ये GTI में 111A वाला या 112 वाला शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। सो बेसिकली अगर ये सेक्शन आया ना तो यू विल बी एबल टू इजीली सॉल्व इट, बस तुमको फॉर्मूला याद होना चाहिए, बाकी इसमें कोई डिफिकल्ट पार्ट नहीं आने वाला। इफ द सेक्शन कम्स अप दे विल गिव यू द डेटा रेडीमेड। 80GG पक्का समझा? अब टुडे व्हेन आई स्टार्टेड दिस चैप्टर ऑफ डिडक्शंस विथ यू, मैंने एक सेक्शन किया 80U। in that what did we study? Any individual suffering from a disability will get a deduction of 75,000 और 1,25,000। तो मैं कोई एक्सपेंस इनकर करने की या इनकम कमाने की जरूरत नहीं है। इन द सेंस ये एक्चुअली ये स्टेटमेंट गलत है। व्हाट आई मीन टू से इज 80U का डिडक्शन लेने के लिए कोई स्पेसिफिक इनकम ही होनी चाहिए या कोई स्पेसिफिक एक्सपेंस इनकर करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। द वेरी फैक्ट दैट यू आर डिसेबल्ड itself means तुमको ये डिडक्शन मिल जाएगा। Now I would like you to find a section in that PDF, section 80DD। मिला 80DD? What is the heading of that section? So there are two people in the section. One of them is called by the word dependent. The reason that that person is dependent is because that person is suffering from a disability covered by section 80U. So अपने सेक्शन में एक बंदा डिसेबल्ड है, and because this person is disabled, he or she is dependent on someone। तो अब ये जो someone है ना, उसके लिए एक वर्ड यूज हुआ सेक्शन में, टैक्स पेयर। ये जो टैक्स पेयर है वो बंदा इस डिपेंडेंट का सारा डे टू डे एक्सपेंस इनकर करता है, मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट को मेंटेन कौन करता है? टैक्स पेयर। सम सिंपल थिंग्स टू कीप इन माइंड। डिपेंडेंट क्यों है? बिकॉज वो डिसेबल्ड है। उस डिपेंडेंट पे एक्सपेंडिचर इनकर कौन करता है? हाँ अभी हुआ एक्चुअली। हाँ ओके। सो सेक्शन रीड करके बोलो, हु इज कंसिडर्ड एज अ टैक्स पेयर। उसका एक डेफिनेशन है, टैक्स पेयर का एक डेफिनेशन है। सेक्शन मिला आपको? हाँ, रेसिडेंट इंडिविजुअल और रेसिडेंट एचयू, वो टैक्स पेयर। दिस पर्सन इज स्पेंडिंग मनी ऑन मेंटेनिंग अ डिपेंडेंट, और वो जो डिपेंडेंट है ना, डिसेबल्ड बंदा, दैट डिसेबल्ड पर्सन, डिपेंडेंट पर्सन फुल्ली 100% होली डिपेंड्स ऑन द टैक्स पेयर इन। नाउ ये इंपॉर्टेंट क्यों है, समझ लो। मैं वो डिपेंडेंट हूं,
I suffer from a disability and my spouse spends money on my maintenance. सेक्शन देखो, सेक्शन के हिसाब से टैक्स पेयर कौन है? रेसिडेंट इंडिविजुअल, बराबर. सो इज माय स्पाउस अ रेसिडेंट इंडिविजुअल? एंड सेक्शन के हिसाब से डिपेंडेंट की लिस्ट में कौन आता है? हाँ, बराबर. मैं आता हूं. कैसे? मैं कैसे आता हूं? आई गेट फिटेड अप इन द वर्ड स्पाउस, बराबर है. तो एक काम करो, चलो अब बताओ डिसेबल्ड कौन? तो मुझे मेंटेन कौन करता है? तो मिसेस रौनक बिकम्स द. Now, if the taxpayer suddenly dies, then there is nobody else who will maintain the dependent, who will take care of the dependent. So this taxpayer goes to LIC of India or maybe any other insurance company and every year deposits a certain amount as per an LIC scheme. बेसिक इंटेंशन है कि अगर वो टैक्स पेयर सडनली एक्सपायर हो गया तो ये जो LIC के पास पैसा अक्यूमुलेट हुआ होगा, दैट मनी विल बी यूज्ड फॉर द डिपेंडेंट. एज ऑफ नाउ मुझे मेंटेन कौन कर रहा है? सो मेरे सारे खर्चे मिसेस रौनक कर रही है. मैं डिपेंडेंट क्यों हूं? डिसेबिलिटी है. सो टैक्स पेयर स्पेंड्स मनी ऑन द डिपेंडेंट, मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट. सेकेंड एक्सपेंडिचर कवर्ड, इस डिपेंडेंट का मेडिकल ट्रीटमेंट, रिहैबिलिटेशन, नर्सिंग, ये सब टाइप के जो खर्चे होते हैं वो टैक्स पेयर करती है. सो इफ यू ऑब्जर्व द लिस्ट ऑफ डिसेबिलिटी, ब्लाइंडनेस, फिजिकली हैंडीकैप्ड, डेफनेस, मेंटल रिटार्डेशन, ऑटिज्म, कभी कभी इनमें थोड़ा सा ट्रेनिंग दे दो तो द पर्सन कैन बिकम अ लिटिल बिट बेटर. You cannot become completely 100% proper because ये जो है वो genetic problem है. But if you train those persons, those disabled persons a little bit, so their behavior can be a little bit better. They can improve little bit. That is what is called as rehabilitation. So disabled person पे या तो खर्चा होता है, या तो disabled person का rehabilitation का खर्चा होता है, या तो तीसरा expense covered in the section is कि अगर वो टैक्स पेयर सडनली एक्सपायर हो गई तो टैक्स पेयर LIC में जो पैसा डिपॉजिट कर रही है, दैट्स अ थर्ड एक्सपेंस. कि कभी अगर शी डाइज तो मेरे फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए LIC में जो पैसा अक्यूमुलेटेड है वो मेरे लिए हेल्पफुल होगा. इन शॉर्ट, नाउ आई कम टू द टैक्सेशन पार्ट. मैं कौन हूं? मैं डिपेंडेंट क्यों हूं? सो I am entitled to a deduction under ATU and Mrs. Ronak कौन है? She is covered under section 80DD because तुम हेडिंग पढ़ोगे 80DD का तो समझेगा. 80DD gives you a deduction if you are doing maintenance of a. So कौन सा सेक्शन किसके लिए अप्लाई हो रहा है ये समझ पड़ा. अब तुम 80DD पढ़ोगे ना तो उसमें लिखा है कि अगर मेरा डिसेबिलिटी लेस देन 80% है, मेरा डिसेबिलिटी, तो मिसेस रौनक विल गेट अ डिडक्शन ऑफ 75,000. इफ इट इज 80% और मोर देन द डिडक्शन विल बी 1,25,000. बाय द वे ये पढ़ा है तुमने कहीं पे? ATU में. सो यहीं से एक पॉइंट डेवलप होगा. प्रिज्यूम करो कि आई एम 90% डिसेबल्ड. अमाउंट चूज किया तुमने 125. 1,25,000 का डिडक्शन किसको मिलेगा? अगर दोनों ने लिया. अगर रौनक बोलता है मैं 90% डिसेबल्ड हूं इसलिए मुझे डिडक्शन दो ATU में, एंड मिसेस रौनक सेज दैट बिकॉज शी इज मेंटेनिंग अ डिपेंडेंट शी गेट्स अ डिडक्शन ऑफ 1,25,000. मतलब सेम डिसेबिलिटी के लिए ATU एंड 80DD डबल डिडक्शन हो रहा है.
सो डिडक्शन होना चाहिए, डबल नहीं होना चाहिए ना, विच मीन्स if you want a deduction under 80DD, then the dependent should not claim a deduction under 80. Reverse speaking, if dependent has claimed a deduction under 80U, taxpayer will not get a deduction under 80DD. Okay, ये पॉइंट समझा? अब एक बहुत ही माइनर सा, एब्सोल्युटली बहुत ही माइनर सा एक अमेंडमेंट है। ये जो मिसेस रौनक LIC में पैसा दे रही है, वो पैसा वापस कब मिलेगा? या तो हाँ, सो यू नो, तुमने जो मुझे आंसर्स मिले ना, तुमने लाइफ इंश्योरेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, पैसा या तो डेथ पे मिलता है या तो मैच्योरिटी पे, एकदम परफेक्ट। चलो, सो मतलब प्लीज इमेजिन, अगर मेरी डेथ हो गई, और ये एग्जांपल को यूज करो ताकि ज्यादा खींचना ना पड़े अपने को, अगर मेरी डेथ हो गई मतलब वो डिपेंडेंट की डेथ हो गई, तो हु विल गेट द मनी? मिसेस रौनक। ये पैसा मिसेस रौनक के फायदे के लिए था? वॉज शी डिसेबल्ड? पैसा किसके फायदे के लिए था? लेकिन फायदा मिला किसको? दैट वॉज नॉट मेंट फॉर हर, शी इज नॉट द डिसेबल्ड पर्सन। सो अब ये जो पैसा मिलेगा वो एग्जेम्प्ट या टैक्सेबल? वो टैक्सेबल होगा, क्योंकि बेसिकली स्पीकिंग वो पैसा उसके लिए नहीं था। लेकिन उल्टा सोचो, इफ मिसेस रौनक डाइस, सो पैसा मुझे मिलेगा, बराबर। अब डिपॉजिट किसके बेनिफिट के लिए हुआ था? क्यों? मेरे लिए। क्यों? सो मनी इज रिसीव्ड बाय डिसेबल्ड डिपेंडेंट, मनी वॉज मेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ, और उसी को पैसा मिल रहा है, तो एग्जेम्प्ट टैक्सेबल। बॉटम लाइन, कैन यू जनरलाइज समथिंग हियर? इफ इंश्योरेंस मनी इज रिसीव्ड बाय, it is taxable. If insurance money is received by, अच्छा, both of us are alive, और वो जो स्कीम है वो स्कीम खत्म हो गया। स्कीम था 10 साल के लिए, 10 साल के बाद भी रौनक जिंदा है, मिसेस रौनक जिंदा है। एट द स्टार्टिंग ऑफ द स्कीम ये ऑलरेडी मेंशन किया हुआ होता है कि स्कीम के मैच्योरिटी पे पैसा किसको मिलेगा। ये नहीं तो मैं सुनो, सो मैं पूछ नहीं रहा था, आई वॉज टेलिंग यू व्हाट द फैक्ट्स आर। जब तुम स्कीम शुरू करोगे ना, तब इट वुड बी मेंशन्ड इन द स्कीम कि अगर मैच्योरिटी हुई तो हु विल गेट द मनी, ये स्कीम में लिखा होगा। ये चीज एंड में डिसाइड नहीं होता है, पैसा मिलते वक्त डिसाइड नहीं होता है, ये स्कीम में पहले से लिखा होता है। सो नाउ आई एम मेकिंग यू इमेजिन अ सिचुएशन कि 10 साल के बाद स्कीम मैच्योर हो गया और दोनों बंदे, डिपेंडेंट और टैक्स पेयर, दोनों जिंदा है। सो इफ आई रिसीव द मनी, it's exempt because it was anyways meant for me. But if taxpayer receives the money, यहां तक समझ पड़ा? एक पैटर्न है, whether the money is received on death or on maturity, if money is received by the dependent person, but if money is received by the taxpayer, taxable. Now the amendment is, there are some policies in the, there are some schemes in the practical world, इसी को टारगेट करते हुए LIC का स्कीम होता है, जब उसमें लिखा होता है कि देखो पैसा मिलेगा डेथ पे या मैच्योरिटी पे, या फिर अगर वो टैक्स पेयर सीनियर सिटीजन बन गया एंड दे स्टॉप पेइंग मनी इनटू द स्कीम एंड नाउ द स्कीम स्टार्ट्स पेइंग मनी, तो ये अमाउंट भी, ये ट्रांजैक्शन भी इस सेक्शन में कवर होता है। मतलब डेथ नहीं हुई, दोनों लोग जिंदा है, मैच्योरिटी भी नहीं हुई, पॉलिसी चल रहा है, बट मिसेस रौनक इज 60 इयर्स और अबव नाउ। अब उसके लिए पॉसिबल नहीं है LIC में पैसा जमा करना, बिकॉज द टैक्स पेयर इज अ सीनियर सिटीजन नाउ, उसका इनकम, सोर्स ऑफ इनकम कम हो गया है। यू अंडरस्टूड व्हाट आई सेड? सो they stop depositing money into the scheme and instead they now say कि अब ये स्कीम में से हमको पैसा आने दो, अब तक हमने पैसा डिपॉजिट किया है, now you give us money from the scheme, pretty much similar to the concept of pension. now डेथ भी नहीं हुई, मैच्योरिटी भी नहीं हुई, स्कीम तो डेथ और मैच्योरिटी को टारगेट कर रहा था, बट रियल लाइफ में ऐसी स्कीम्स भी चलती थी कि अगर कोई डिसेबल्ड पर्सन को तुम मेंटेन कर रहे हो तो 60 की एज तक तुम पैसा दे दो,
60 की एज के बाद तुम पैसा देना बंद कर दो, हम तुमको पैसा देंगे। मैंने एलआईसी के एंगल से बात किया, तुमको समझ पड़ा? अब सेक्शन ने अमेंडमेंट के तौर पे बस यही किया कि इस टाइप के पॉलिसी को भी सेक्शन में कवर किया। अ स्कीम, अ पॉलिसी which is for the benefit of dependent, which will give you money either on death or maturity, or when the taxpayer becomes and stops paying money, stops contributing and instead starts receiving। तो ये टाइप का स्कीम भी सेक्शन 80DD में कवर हुआ। अमेंडमेंट समझ पड़ा? इट्स अ, कैसे बोलो, इट्स अ नॉट अ फॉर्मेलिटी टाइप अमेंडमेंट, बट तुम्हारा डिडक्शन का इससे कोई लेना देना नहीं है। 75,000 और 1,25,000 ही डिडक्शन मिलने वाला है तुमको। बट इस टाइप का स्कीम भी अभी सेक्शन में कवर हुआ, जो ना सिर्फ डेथ और मैच्योरिटी को कवर करता है, बट अगर तुम डेथ नहीं हुए, मैच्योरिटी नहीं हुआ, बट फिर भी 60 की एज तक पहुंच चुके हो, तो ये स्कीम को भी कवर कर दिया। डिडक्शन अंडर 80DD is covering this third type of a scheme also. Go ahead. Shall I? DDB, सॉरी, DD के बाद नेक्स्ट सेक्शन DDB है। मैंने आपको बोला था 3 सेक्शन करने हैं। 80GG, 80DD कर लिया और 80DDB करना है। दिस इज द थर्ड एंड द लास्ट सेक्शन। मुझे 80DD आज करना था तुम्हारे साथ, जो मैंने जस्ट किया, बिकॉज वो 80U से कनेक्टेड है। सो डिसेबिलिटी और ये डिपेंडेंट और ये टैक्स पेयर वाला चीज कनेक्टेड है, इसलिए वो चीज हो गया। लास्ट सेक्शन दैट आई एम वांटिंग टू डू विथ यू, 80DDB, इसमें जो सेक्शन हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं एंड द सेक्शन दैट वी जस्ट फिनिश्ड DD, उसमें थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज है। यू विल गेट कंफ्यूज्ड विद सेक्शन नंबर्स लिसनिंग टू देम, बट व्हेन यू ओपन द सेक्शन एंड रीड इट, you will find the similarities in section DDB। मिला सेक्शन? हेडिंग पढ़ो ना। एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट। नाउ देर आर सम मेडिकल ट्रीटमेंट है, मतलब द वर्ड इज नॉट डिसेबिलिटी। नाउ सम डिजीज, सम एलिमेंट्स आर सिलेक्टेड इन द सेक्शन एंड दे आर कॉल्ड एज स्पेसिफाइड डिजीज। तुम्हारे सामने सेक्शन है ना? ओके, तो बताओ, सेक्शन है तो मैं थोड़ा फटाफट खत्म कर सकता हूं। टेल मी, टैक्स पेयर कौन है? और ये वो टैक्स पेयर है जो अभी खर्चा कर रहा है, एक्सपेंस कर रहा है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। सो इट इज कॉमन सेंस कि ये पॉसिबल है कि वो टैक्स पेयर ही खुद इज सफरिंग फ्रॉम दोज डिजीज एंड इज स्पेंडिंग मनी ऑन हिज और हर ओन ट्रीटमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये तुम्हारे दिमाग में बैठा, मुझे भी लगता है, जिसने आराम से सुना समझ गया। नाउ प्लीज टेल मी, इसके पहले जो सेक्शन किया हमने 80DD, उसमें डिजीज नहीं था, उसमें डिसेबिलिटी था। तो ऐसा पॉसिबल है क्या, इधर आओ, ऐसा पॉसिबल है क्या कि मैं डिसेबल्ड हूं, मैं डिपेंडेंट हूं और मैं खुद ही टैक्स पेयर बन के अपने आप को मेंटेन करता हूं? ये नहीं है। मतलब जो सेक्शन हमने खत्म किया ना 80DD, उसमें टैक्स पेयर और डिपेंडेंट दोनों अलग अलग है। यस, बट द सेक्शन दैट आई एम करंटली डूइंग 80DDB, किस टाइप का खर्चा होता है? मेडिकल ट्रीटमेंट। किस चीज का मेडिकल ट्रीटमेंट? दैट मीन्स जो खर्चा करता है वो खुद पेशेंट हो सकता है। सो यूजिंग द वर्ड्स ऑफ द सेक्शन, खर्चा कौन करता है? टैक्स पेयर। हु इज द टैक्स पेयर बच्चा? असेस इज रेसिडेंट, इंडिविजुअल, रेसिडेंट, HUF। वो रेसिडेंट होना चाहिए और सिर्फ इंडिविजुअल और HUF कवर होते हैं। सामने बंदा कौन है? पेशेंट है। क्यों पेशेंट है? वो खुद सेल्फ खुद भी हो सकता है, एंड इट कैन बी स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर। मुझे नहीं पता तुमने साथ साथ में पढ़ा था, बट ये सेम लिस्ट तुमको डिसेबिलिटी डिपेंडेंट वाले सेक्शन में भी था। द ओनली डिफरेंस इज अब वो सेल्फ वर्ड भी इंक्लूड हो गया। अब आप देखो ये सेक्शन DDB में क्या आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है? स्टैंडर्ड एक फिक्स्ड अमाउंट का डिडक्शन मिलता है?
नहीं, जिसको नहीं समझ पड़ा मैं क्या बोल रहा था, कोई बात नहीं, वो डिसेबिलिटी वाला सेक्शन था, डिसेबिलिटी वाला, उसमें बच्चा कितना डिडक्शन मिलता था। मैंने तुमको कंफ्यूज करने के लिए पूछा, ऑनेस्टली मैंने तुमको कंफ्यूज करने के लिए नहीं पूछा, बट अब कर देता हूं। इसका मतलब 75,000 का खर्चा हुआ है ना, उसको मेंटेन कर, मिसेस रौनक ने मुझको मेंटेन करने के लिए 75,000 का खर्चा किया है, 75,000 का डिडक्शन मिलता है, खर्चा कितना भी होने दो। सो आई यूज द वर्ड, इफ यू कुड पिक अप द वर्ड, स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ आइदर 75,000, कौन से सेक्शन में, 80DD। अब अगर तुम ट्रीटमेंट वाले सेक्शन में आ जाओ, DDB में, तो उसमें भी क्या ऐसा ही है क्या कि डिडक्शन फिक्स्ड अमाउंट, नहीं, उसमें फॉर्मूला है। सुनो सुनो सुनो, फॉर्मूला है ना, तुम फॉर्मूला पढ़ो। नहीं 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 नहीं, वेट वेट वेट, आई टेल यू व्हाट आई मीन। तुम अपना फॉर्मूला पढ़ो, मैं तुम्हारे सामने न्यूमेरिक एग्जांपल रखूंगा एंड यू विल सॉल्व एंड कैलकुलेट द डिडक्शन। सो आई डोंट वांट यू टू रीड इट अलाउड, अपने कंसंट्रेशन से फॉर्मूला पढ़ लो। यू वुड हैव रेड टू अमाउंट्स देयर, एक है 40,000, that 1 lakh, now to be very honest, is a formality as far as discussing it with you is concerned. 1 lakh एक स्पेसिफिक सिचुएशन में लगता है, बाकी 40,000 है, तो 40,000 पकड़ के चलेंगे। ओके, नाउ टेल मी द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इज 32,000 फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। इसके लिए ये एक्सपेंस इनकर किया इंडिविजुअल ने, वो इंडिविजुअल कहीं पे जॉब कर रहा था, वो जहां पे जॉब कर रहा था उसके एम्प्लॉयर ने उसको 6,000 रुपए का रीइंबर्समेंट दिया। मतलब इसने हॉस्पिटल में 32,000 पे किया और एम्प्लॉयर से 6,000 रीइंबर्स करवाया। इंश्योरेंस कंपनी के पास एक पॉलिसी भी लिया था, इंश्योरेंस कंपनी ने समझो 7,000 रीइंबर्स किया। बताओ एक्सपेंस कितना हुआ, 32, सेक्शन का मैक्सिमम लिमिट इज, सो एलिजिबल कितना बना, 32 पूरा एलिजिबल बना, लेकिन इस एलिजिबल अमाउंट के सामने तुमको 6 + 7 13,000 का इनफ्लो रीइंबर्समेंट मिल चुका है। सो अगर तुम हिसाब करो 32 का खर्चा 13,000 का इनफ्लो, तेरा नेट खर्चा इज 19, मतलब तुझे नेट तो 19,000 का ही डिडक्शन मिलना चाहिए। सो टेल मी, अगर एक्सपेंस 1,32,000 हुआ, एम्प्लॉयर ने रीइंबर्समेंट दिया 60,000, इंश्योरेंस कंपनी ने रीइंबर्समेंट दिया 12,000, सॉरी, एम्प्लॉयर ने रीइंबर्समेंट दिया ऑफ 18,000। खर्चा कितना, 1 लाख, हाँ ठहर जा, हाँ कोई बात नहीं, रुक जा। एलिजिबल कितना, 40,000। हैव यू स्पेंट विद इन द लिमिट और बियॉन्ड? सो इज द एंटायर एक्सपेंस एलिजिबल? एलिजिबल अमाउंट इज 40। 40 के सामने तुमको इनफ्लो कितना मिला, दैट मीन्स द नेट एलिजिबल अमाउंट, मतलब आपको डिडक्शन 10 का मिलेगा। एग्जाम्पल 3, खर्चा हुआ 2,10,000, एम्प्लॉयर ने रीइंबर्समेंट दिया 70, इंश्योरेंस कंपनी ने रीइंबर्समेंट दिया 40, नहीं, इंश्योरेंस कंपनी ने रीइंबर्समेंट, आई डोंट वांट रिपीट अमाउंट्स, 45। एक्सपेंस कितना, मैक्सिमम लिमिट, सो हैव यू स्पेंट विद इन और बियॉन्ड, which means the amount eligible for deduction is 40। लेकिन अब इस एलिजिबल अमाउंट के सामने तुमको रीइंबर्समेंट 1,15,000 मिला है, सो डिडक्शन नहीं मिलेगा। 40,000 माइनस 1,15,000 -75 आता है। ये -75 का क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, योर डिडक्शन इज डेफिनेटली 0 एंड -75,000 को इनकम मान के टैक्स नहीं करना है।
नो, आई एम नॉट एक्चुअली फूलिंग अराउंड, नहीं मैं मस्ती नहीं कर रहा हूं। जब आंसर पॉजिटिव आता था तो तुम बोलते थे कि ये नेट खर्चा है, नेट एक्सपेंस है, डिडक्शन। तो आंसर नेगेटिव आया तो अगर कोई बोले सर पॉजिटिव था मतलब एक्सपेंस था, नेगेटिव मतलब इनकम, इनकम पे टैक्स भरो। अगर तुम अमाउंट्स पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दो, इनकम तो हुई नहीं है। 2,10,000 का तो खर्चा है, 1,15,000 इनफ्लो मिला है, नेट तो तेरे पॉकेट से पैसा गया ही है। प्रॉब्लम क्या है पता है? योर इनफ्लो इज ग्रेटर देन एलिजिबल अमाउंट, एंड एलिजिबल अमाउंट इज 40,000 तेरे सेक्शन का मैक्सिमम अमाउंट है। उससे ज्यादा रीइंबर्समेंट मिलेगा तो डिडक्शन ही नहीं मिलेगा। वर्स्ट सिनेरियो, ये लास्ट एग्जांपल है ना 2,10,000, उसमें से दोनों रीइंबर्समेंट हटा दो। क्या बोले? 40,000। वेरी गुड। मतलब आपको अगर ये लास्ट सिनेरियो समझ पड़ा, मैंने लिखा नहीं है बट इफ यू कुड इमेजिन दिस लास्ट सिनेरियो, मैक्स टू मैक्स डिडक्शन 40,000 ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। केस 1 19,000, केस 2 10,000, केस 3 0, केस 4 जब रीइंबर्समेंट नहीं है 40 से ज्यादा डिडक्शन पॉसिबल ही नहीं है। श्योर? अगर आपका पेशेंट जिसके लिए आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, इफ दैट पर्सन इज अ रेसिडेंट सीनियर सिटीजन, then you will get a deduction, sorry, then the maximum amount in the section is 1 lakh. What was my last statement? If the patient is a resident senior citizen, तो 40,000 की जगह पे the section will be working as 1 lakh. इसी एग्जाम्पल में एग्जाम्पल 1 पेशेंट रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है, वो समझ लो। तो एग्जाम्पल 1 में ये फिगर कितना, तो ये फिगर, तो बाकी सब सेम रहेगा। ये फिगर, अब डिडक्शन 1 लाख माइनस 30 70, 210 1 लाख 0। अब 1 लाख से ज्यादा रीइंबर्समेंट मिला हुआ है। एंड लास्ट एग्जांपल 210, वर्स्ट सिनेरियो कोई रीइंबर्समेंट नहीं मिला, तो मैक्स टू मैक्स डिडक्शन पॉसिबल इज। एक लास्ट सवाल, ये 1 लाख वाला चीज समझा नहीं सच्ची? तो एक काम करो, जरा देखो और मुझे बोलो, वो पेशेंट की लिस्ट में, पेशेंट डिपेंडेंट जो भी वर्ड यूज हुआ होगा, उस लिस्ट में पेरेंट्स कवर होते हैं क्या? होते? सो समझ लो मैं मेरे फादर का स्पेसिफाइड डिजीज का मेडिकल ट्रीटमेंट कर रहा हूं, एंड माई फादर इज 68 ईयर्स ओल्ड एंड अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और मैंने एक्सपेंस इनकर किया, बराबर, एंड आई एम अ नॉन रेसिडेंट। व्हाट इज अ मैक्सिमम लिमिट? फॉर द सेक्शन टू अप्लाई, टैक्सपेयर हैज टू बी। फिर तुम पेशेंट का एज देखो, पेशेंट का स्टेटस देखो, रेसिडेंशियल स्टेटस। लेकिन मेरे इस वाले एग्जांपल में अगर मैं खुद ही नॉन रेसिडेंट हूं तो ये सेक्शन अप्लाई, मतलब डिडक्शन। फ्रैंकली अंडरस्टूड? टुमारो वी मीट एट 2 o'clock. बाय बाय।